हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग गुड. ग्रेट. बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे. टॉपिक का नाम है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं और आप लोगों ने डिमांड करी है तो इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं. तो हम शुरुआत पहले करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ से. ओके, तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ, या इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा BS, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो पहला पॉइंट मैं आपके साथ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ऑर्बिटल. अच्छा, यहां पर साइज कैसे देखेंगे आप, ये पता होना जरूरी है आपको. तो साइज का मतलब है कि आप देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो क्या होता है? वो होता है n. तो देखिए, अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइज बड़ा होगा. तो आई कैन से दैट साइज इज प्रोपोर्शनल टू n. n बड़ा, साइज बड़ा. तो एक सवाल बताओ, अगर मैं कहूं 1s और 2s और 3s में से कौन सा ऑर्बिटल बड़ा होगा? यस, ऑब्वियसली 3s बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू ज्यादा बड़ी है. अगर मैं आपसे कहूं 2p, 3p और 4p में से कौन सा ऑर्बिटल बड़ा होगा? 4p बड़ा होगा, क्योंकि 4 इज मोर देन 3 एंड 2. लेकिन अगर मैं कहूं कि 2s और 2p में से कौन सा ऑर्बिटल बड़ा होगा, तो देखो बच्चों, यहां पर n की वैल्यू बराबर है, 2 है दोनों तरफ, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है. तो जब n की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ऑर्बिटल की साइज भी बराबर हो जाएगी. ऐसे ही 3s, 3p और अगर 3d की बात करूं तो किसकी साइज बड़ी होगी? किसी की नहीं, सबकी बराबर होगी. क्यों? क्योंकि यहां पर n की वैल्यू बराबर है, 3 है सबके लिए. सो साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर n बड़ा, ऑर्बिटल का साइज बड़ा, n बराबर, ऑर्बिटल का साइज बराबर रहेगा. ठीक है, तो चलिए, अब इसके क्या मायने हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होने वाली है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होने वाली है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के. इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं. देखो, बॉन्ड चाहे छोटा हो चाहे बॉन्ड बड़ा हो, बॉन्ड जो है, एक सिंगल बॉन्ड की अगर बात करूं तो बनता तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन से है, बनता तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन से है. हर सिंगल बॉन्ड में छोटा हो बड़ा हो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. और इलेक्ट्रॉन्स जो है केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया में फेविकॉल का काम करते हैं. ठीक है, तो देखो, अगर बॉन्ड छोटा है तो छोटा बॉन्ड किससे बनेगा? छोटे ऑर्बिटल से बनेगा. तो लेट्स से दैट हमारे पास 2 छोटे ऑर्बिटल हैं. अगर ये ओवरलैप करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे. और अगर हम 2 बड़े ऑर्बिटल लेते हैं जिसकी वजह से बड़ा बॉन्ड बनने वाला है, तो आप देखोगे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां पर कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी. दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों तरफ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई. इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन सेम है, बस वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा एरिया में है और वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर कम एरिया में है. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो फेविकॉल ज्यादा रहेगा भैया. अगर फेविकॉल ज्यादा है तो फेविकॉल का जोड़ तो मजबूत जोड़ होता है. अब देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आप 5 ग्राम फेविकॉल लेते हैं और आप इतने से एरिया में लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि बॉन्ड अच्छा बनेगा. अगर 5 ग्राम फेविकॉल लेते हैं और आप बड़े से एरिया में अप्लाई करते हैं तो यहां तो फेविकॉल ढंग से लग ही नहीं पाएगा यार. और फेविकॉल अगर ढंग से नहीं लग पाएगा तो ये तो बॉन्ड बनने से पहले टूट जाएगा, वीकर बॉन्ड बनेगा भाई ये. तो आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट कि जब आपका बॉन्ड बड़ा होता है तो उसमें ऑब्वियसली बड़े ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे. जब बड़े ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं तो चूंकि हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, फेविकॉल कम हो जाता है पर यूनिट एरिया, और उसकी वजह से बॉन्ड कमजोर होता है. तो आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ऑर्बिटल. साइज बड़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों और देखते हैं कि आप क्या इनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते. तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर पहला 1s और 1s ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करें और 1s और 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो बताओ बच्चों कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. देखो यहां पर देखो 1s और 1s तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर है 1s और यहां पर है 2s. ये 2s बड़ा है
तो जब बड़ा ऑर्बिटल रहेगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कमजोर होगी, क्योंकि यहां पर एक बड़ा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो यहां की बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इस तरह से आएगी 1s जब ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो उनके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 1s और 2s और 2s और 2s 1s 2s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, 2s 2s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? देखो बच्चों, 2s 2s तो कॉमन है यहां पर, लेकिन यहां पर है 1s और यहां पर है 2s। ये 2s बड़ा है, 2s बड़ा है। जब 2s बड़ा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर आएगी, वीक आएगी। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखेंगे कि जब छोटे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर आने वाली है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर फेविकॉल का मजबूत जोड़ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, 2s और 2s और 2p, अगर मान लो कि ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो बच्चों अब बताओ क्या आंसर होगा? अब आपको कि सर आपने तो बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और साइज देखते हैं हम n से। यहां तो n सब तरफ सेम है, अब n सब तरफ सेम है तो हमारे हिसाब से सर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की बराबर होनी चाहिए, जितना आपको सिखाया गया उस हिसाब से तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर हम फाइंड करते हैं अभी, है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है s ऑर्बिटल में और p ऑर्बिटल के अंदर। देखो, जो s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, 2s और 2s की बात करूं, और यहां पर हम लेंगे 2s और 2p को। ठीक है, तो देखो 2s की बात करें तो s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो नहीं होता है, वो तीनों एक्सिस के अलोंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और अगर मैं तीनों एक्सिस पे बात करूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग बात करूं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी? चूंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आई बिलीव दैट अलोंग द ईच एक्सिस इट शुड बी 1/3, 1/3 एंड 1/3। Yes or no? तो along the x-axis the electron density should be 1/3, along the y-axis it should be 1/3, and along the z-axis again it should be 1/3. Similar case will happen when this 2s orbital is taken into account, है ना? तो यहां पर भी आप देखेंगे बच्चों वही काम होने वाला है। along the x-axis, अगर मैं x की बात करूं तो जहां पर हम इसको ओवरलैप कराएंगे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1/3 आएगी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी? टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी 1/3 प्लस 1/3, कितना आ रहा है ये? 2/3, ये कितना आएगा? 0.67। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी आई है? 0.67। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, हम यहां पर देखें तो देखो, यस ऑब्वियसली s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है अलोंग ईच एक्सिस, इट विल बी 1/3। एंड अगर मैं इसकी बात करूं p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल इट इज लाइक से x एक्सिस, दिस विल बी px एंड दिस इज s, है ना? तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके है तो इट विल बी हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड आउट इन द बोथ द लोब्स। तो यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2, यस और नो? तो जब ये दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 1/3 यहां से और 1/2 यहां से, यस और नो? तो दिस विल बी 5/6। 5/6 को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.83। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है 0.83, यहां पर आ रही है 0.67। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? 0.83 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो फेविकॉल भी ज्यादा हो जाएगा, फेविकॉल ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी वो 2s 2p की ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू 2s 2s की, यस और नो? अब इसको हम यहां पे कंप्लीट भी कर लेते हैं कि अगर हमें इन दोनों की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ 2s 2p की आएगी, क्योंकि 2p जो है इट इज मोर डायरेक्शनल वाइल 2s इज नॉन डायरेक्शनल, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग ऑल द एक्सेस becomes equally distributed into 1/3, 1/3 and 1/3, while in the case of 2p it is equally distributed into two lobes, 1/2 and 1/2. So being directional in nature, p orbital has got more probability of being found in a certain lobe of an orbital. Sure? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये केस पूरा हो गया हमारा। तो क्या हम अपनी अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है पूरा कर ले? तो देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये हमने देख लिया। लेकिन अगर साइज बराबर है,
अगर साइज बराबर है तो आप जाएंगे डायरेक्शनल नेचर पर, डायरेक्शनल नेचर पर, ओके, डायरेक्शनल नेचर कब? ओनली इफ साइज इज सेम, साइज इज सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज इज सेम, तभी जाएंगे। पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे? जैसे जैसे आप नीचे आएंगे यहां प्रायोरिटी डिक्रीज होती जाएगी, पहले प्रायोरिटी देंगे साइज को। अगर साइज सेम है तब हम जाएंगे डायरेक्शनल नेचर पर। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि पहले जाएंगे डायरेक्शनल नेचर पर फिर हम साइज को देखेंगे, नो नो नो, आप ये खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर साइज सेम है तभी हम डायरेक्शनल नेचर को देखेंगे, और अगर साइज सेम है तो अब डायरेक्शनल नेचर डिसाइड करने वाला है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी। आई होप यू आर गेटिंग दैट और नॉट। चलो ठीक है, अगर ऐसा हो गया है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन से होते हैं और डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन से होते हैं? देखिए नॉन डायरेक्शनल मतलब दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी पार्ट ऑफ द ना स्पेस एंड दैट इज एस ऑर्बिटल। लेकिन डायरेक्शनल कौन से होते हैं? पी, डी, एफ, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, दे आर हैविंग सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्टेन डायरेक्शन व्हाइल इन अदर्स इट्स नॉट देयर, ओके। तो याद रखें कि डायरेक्शनल जो है होते हैं पी, डी, एफ और नॉन डायरेक्शनल होता है एस, ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आओ जरा देखो जरा, एक बात बताओ, 1s और 2s और 1s और 2p में से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? देखो ये 1s है, ये भी 1s है, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो भाई अगर देखें तो n तो दोनों का सेम है। जब n सेम होगा, साइज सेम होगा, तो कौन डिसाइड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ को? डायरेक्शनल नेचर। और हम जानते हैं कि P का डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू S। तो अगर डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, यस और नो? चलो एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन, 2s 2p 2p बताओ बच्चों किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? सब में n बराबर है, तो अब n बराबर तो कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्शनल नेचर डिसाइड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी कम और किसकी ज्यादा होगी। तो आई बिलीव कि भाई यहां तो दोनों ही नॉन डायरेक्शनल हैं, यहां पर एक नॉन डायरेक्शनल एक डायरेक्शनल, यहां पर दोनों डायरेक्शनल हैं भाई। जब दोनों डायरेक्शनल होंगे तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यस और नो? तो ऑर्डर आएगा ये, यहां पर दोनों डायरेक्शनल है, यहां पर एक डायरेक्शनल है, यहां पर कोई भी डायरेक्शनल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे हो गए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, जब हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। अगर हम लोग साइडवेज ओवरलैपिंग की बात करें या फिर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ को, वो देखने वाली बात रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, ये बहुत जरूरी है। देखो बच्चों ये कितना जरूरी है। एक बात बताओ मुझको कि अगर मैं कहूं आपसे कि 2p पाई एंड 2p पाई एंड 2p पाई एंड 3p पाई, आप बताओ इनमें से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? सेम थिंग, आप देखो हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पाई बॉन्ड में यहां पे n2 है, यहां भी 2 है, और यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पर n की वैल्यू ज्यादा है। n की वैल्यू ज्यादा मतलब साइज बड़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम आएगी ऑब्वियसली, यस और नो? अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर हम लोग एक चीज को देखेंगे कि भाई देखो 3p पाई और 3p पाई की अगर बात हो रही है ना, तो 3p पाई की बात हो और बात हो 3p पाई और 3d पाई की, और बात हो जाए 3d पाई और 3d पाई की, तो आप मुझे एक बात बताओ कि इन तीनों में से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी वो किसकी ज्यादा आएगी? देखो बच्चों n तो सब में सेम है, अब डायरेक्शनल नेचर का अपने को देखना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है कि p पाई सपोज हम मानते हैं कि हम इन दो बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड कमजोर बनेगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं तो देखो ये तो 3p पाई है ही सो है ना, लेकिन अगर मैं 3d की बात करूं तो 3d में क्या होता है, देखो आप विजुअलाइज करो, वी हैव गॉट 4 ऑर्बिटल्स, है ना, सॉरी 4 लूप्स।
तो अब चूंकि ये ज्यादा टिल्टेड है, ज्यादा इंक्लाइंड है, तो ये जो डिस्टेंस है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा थी, अब ये इसको इंक्लाइन कर दिया गया है, तो ये पास में आ गया, तो ओवरलैपिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। यस और नो? डिस्टेंस कम हो गया, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी तो बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3D पाई और 3D पाई की बात करें तो देखो दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए इमेजिन करना, क्योंकि दोनों ही टिल्टेड हैं, दोनों ही टिल्टेड हैं, तो ओवरलैपिंग तो खैर बहुत ही अच्छी होने वाली, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम हो गया, डिस्टेंस बहुत कम हो गया है ना। तो 3D पाई के अंदर डिस्टेंस बहुत कम है, ओवरलैपिंग अच्छी है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी। यहां पर एक टिल्टेड है, यहां पर कोई भी टिल्टेड नहीं है, दोनों दूर दूर हैं, तो ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया है कि आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का फर्क है वो कैसे आप ड्रॉ आउट कर सकते हैं। यस और नो बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बताती है कि कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। ओवरलैपिंग अच्छी, बॉन्ड अच्छा, ओवरलैपिंग खराब तो बॉन्ड भी खराब, बॉन्ड वीक बनेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ने बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि इफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे? बॉन्ड्स फॉर्म, कितने बॉन्ड्स बनेंगे बच्चों? सिंगल बॉन्ड बनेगा। भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से आया, जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल इन हाइड्रोजन, ऐसे करके। यस और नो? लेकिन इफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप, दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड यहां से आए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से आए, जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो आपके दो बॉन्ड बनेंगे। और फॉर एग्जांपल इन ऑक्सीजन, अगर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं तो तीन बॉन्ड बनेंगे। भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे उतने ही बॉन्ड बनने वाले हैं। तो ये फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। अब बारी आई कार्बन की, फोर्थ ग्रुप की। तो कार्बन के पास वैलेंसी होती है 4 और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 4, लेकिन एक फर्क होता है बेसिकली। भाई अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज लाइक 1s2 2s2 एंड 2p2। तो वीबीटी कहती है कि अगर वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, कोवैलेंसी सेटिस्फाई करनी है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर कम पड़ रहे हैं तो आप एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हो। से ग्राउंड स्टेट के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। यस और नो? ये ऐसे आएगा। भाई जो अंदर का ऑर्बिटल या ऑर्बिट होता है वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ठीक है। तो हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे और इसको p ऑर्बिटल में भेज देंगे। तो अब देखो क्या हुआ, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। उस हिसाब से इसको 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। जिस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, उसी प्रकार से कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे? 1 2 3 4 बॉन्ड्स। भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से ओवरलैप करेंगे तो 4 बॉन्ड बनेंगे, जबकि देखा गया कि दिस इज C2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने सोचा कि क्यों ना कार्बन से पूछे, भाई कार्बन तुम्हारी दिक्कत क्या है? भाई O2 एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है, तुम C2 बन के क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हो? तो हम गए कार्बन के पास, पूछा कार्बन क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कार्बन खुद ही परेशान बैठा हुआ था, बोला मेरे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? समस्या यह है कि ये कार्बन है फॉर एग्जांपल, है ना, और इसका ये तो रहा s ऑर्बिटल। अब 3 ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल्स है ना, ये px, ये py और ये pz है ना। एक और कार्बन लेंगे, उसका भी s ऑर्बिटल, ये इसके 3 p ऑर्बिटल्स बना रहे हैं हम लोग। बोले कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनता है? वो ओवरहेड ओवरलैपिंग से बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है। ये सुनो, ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। और वो बोला, वीबीटी वाला बोला कि ये तो बना लेंगे अपने पास सिग्मा बॉन्डिंग, सॉरी पाई बॉन्डिंग, और ये दो बनाएंगे अपने पास एक और पाई बॉन्ड बना लिया उन्होंने, एक और पाई बॉन्ड बना लिया। तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए, और 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो
अब मेरे तो s ऑर्बिटल को, ये जो s ऑर्बिटल है, इसको तो मौका ही नहीं मिला बॉन्डिंग बनाने का, मेरे को तो मौका नहीं मिल रहा बॉन्डिंग बनाने का, मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा है मुझसे। तो हमने पूछा वीबीटी वालों से, वीबीटी वालों तुम तो कह रहे थे कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड तो यहां बन ही नहीं रहा है, वो तो ओवरलैप ही नहीं कर पा रहा है। तो वीबीटी वाले अपने आप को सेफ करते हुए कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम तो ये कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स के अंदर केवल 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं, दे कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स ओनली, मैक्सिमम ओनली 3 बॉन्ड्स दे कैन फॉर्म। कौन कौन से? एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन के अंदर बनते आए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि केवल 3 बॉन्ड बन सकते हैं नॉन मेटल्स के अंदर, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, चौथा बॉन्ड नहीं बन सकता। चौथा बॉन्ड आप बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डी ब्लॉक मेटल्स में जाना पड़ेगा, जहां पर कि डेल्टा बॉन्ड भी बन जाता है। वो कैसे बनता है वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें इस बात से कंटेंट करना पड़ेगा कि नॉन मेटल्स कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। हमने कहा ठीक है। तो वीबीटी वाले तुम ये कहना चाहते हो कि नॉन मेटल जितने भी हैं दे कैन फॉर्म मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स। वीबीटी वाले बोले हाउ, कौन शक? हमने कहा शक ही शक है। बोले कि तुमको दिन भर ही शक रहता है, तुम जीवन में क्या ही करोगे, तुम थोड़ा ऊपर उठो और क्लैरिटी लो। हमने कहा रुको 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 रुको, थोड़ा सबर करो, हमारा डाउट तो सुन लो। हमने कहा, तुमने कहा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में है, यस और नो? ये बनाता है एन ट्रिपल बॉन्ड। भाई हमने कहा कि आपकी बात हम मान रहे हैं कि भाई कोई भी नॉन मेटल है वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मैंने कहा हाँ, तो उस हिसाब से तो फिर पी को भी ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए, एक ही ग्रुप के हैं। वीबीटी वाले बोले नहीं, ये तो बनेगा, ये नहीं बनेगा। हमने कहा वीबीटी वालों से, अबे तुम क्या भांग वांग खा के आते हो, धतूरा खाते हो क्या? अभी तुम बोले हमसे कि ट्रिपल बॉन्ड तक बन जाएगा, 4 बॉन्ड नहीं बन सकते, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता। हम कह रहे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो तुमको उसमें भी दिक्कत हो रही है। तो वीबीटी वाले बोले सर एक्चुअली ऐसा है कि आपने अभी बच्चों को पढ़ाया है कि 2p पाई बॉन्ड तो बन सकता है, लेकिन 3p पाई बॉन्ड तो बहुत कमजोर होता है। देखो ऐसे भी और यहां भी, तो ये बॉन्ड इतना कमजोर होता है कि बन ही नहीं पाता। तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है 2p पाई और 3p पाई? तो उन्होंने कहा सर हम आपको बता देते हैं, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट होल्ड करो आप। तो बस देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का वो कितना है, 1s2 2s2 एंड 2p3, और p का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो देखो जब यहां पर एक ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो जब फास्फोरस बॉन्ड बनाएगा तो वो 3p पाई बॉन्ड बनाएगा, और जब नाइट्रोजन बनाएगा तो वो 2p पाई बॉन्ड बनाएगा। 2p पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कम है, लेकिन 3p पाई में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और चूंकि ये ओवरलैप कैसा होने वाला है, एक्सियल ओवरलैप होने वाला है, तो ये तो फिर भी समझ में आता है 2p पाई डिस्टेंस कम है, लेकिन 3p पाई के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बहुत बढ़ने से जो साइडवेज ओवरलैपिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि ये पाई बॉन्ड्स अनस्टेबल होते हैं। यस और नो? तो फिर फास्फोरस क्या करता है, तब फास्फोरस सिंगल बॉन्ड के थ्रू अपनी कोवैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। इसलिए फास्फोरस बच्चों P2 की फॉर्म में नहीं, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही बेटा आपको? नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2 एंड P एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4, दैट इज कॉल्ड व्हाइट फास्फोरस। आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर नाउ। तो आप सर ये कहना चाह रहे हो क्या हमसे कि N और O तो दोनों सेकंड ग्रुप में है, फास्फोरस और सल्फर दोनों सेकंड पीरियड में है, और ये फास्फोरस सल्फर दोनों थर्ड पीरियड में है। तो दिस विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, दिस विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2, दैट इज नथिंग बट O डबल बॉन्ड O, और दिस इज नथिंग बट N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन फास्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, P4, not in the form of P3. It does not exist in the form of, P2. It does not exist.
तो सिमिलरली सल्फर विल नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S2 बिकॉज दिस S डबल बॉन्ड S विल अगेन बी व्हाट 3p पाई and 3p pi overlapping which is highly unstable, very weak, लेंदी बॉन्ड होता है ये, ठीक है। तो इसलिए सल्फर भी बच्चों क्राउन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अपनी कोवेलेंसी को सेटिस्फाई करता है। सल्फर 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 एंड सल्फर, समझ में आ रहा है। इसी वजह से फास्फोरस में कैटनेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू N2 एंड सल्फर में भी कैटनेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर हुआ बच्चों? इतना सिंपल सी बात है कि लंबा बॉन्ड होता है वो कमजोर बॉन्ड होता है, शॉर्टर बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों इतना कुछ समझाने के बाद वीबीटी वालों को लगने लगा कि अब वो शायद नोबेल प्राइज जीत सकते हैं। उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया में एक इतिहास सा रच दिया था। ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबल डाउट्स थे उस वक्त के उन्होंने सारे क्लियर कर दिए थे एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि अपने को तो नोबेल प्राइज मिलेगा। लेकिन फिर भी एक डाउट था कि कहीं कुछ हमसे ऐसा पूछा गया जिसका हम आंसर ना दे पाए तो अपन प्रॉब्लम में आ सकते हैं। होता क्या बच्चों, जब आपको लगता है कि आपको नोबेल प्राइज जीतना है, आपने कुछ थियरी बनाई हुई है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो आपको नोबेल प्राइज मिले इसके लिए आपको आपकी थियरी को, जो एक पैनल होता है एमिनेंट साइंटिस्ट का, उनके सामने रखना पड़ता है। अगर आपने उनकी क्वेरीज को शांत कर दिया, उनको समझा दिया, तो समझो कि आपका रास्ता साफ, आपको नोबेल प्राइज मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो वो सोचे कि यार एक काम करते हैं कि बजाय उनके पास पहले जाने से कुछ और इंटेलिजेंट पीपल के पास चलते हैं। अगर उन्हें हमारी थ्योरी में कोई डाउट नजर आएगा तो अपन उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लेंगे, है ना, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो ये इतने सारे इंटेलिजेंट पीपल मिलेंगे कहां? तो किसी ने सजेशन दिया, भाई एक काम करो, तुम जाओ इंडिया, इंडिया में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं यार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। अगर तुमने उनको पढ़ा दिया, समझा दिया, तो समझो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। तो भाई वो फ्लाइट लेके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गए। अब वो उतरे और वो परेशान तो थे कि इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, जाएं तो जाएं कहां। वो आ रहे थे, उस वक्त मैं भी किसी काम से दिल्ली एयरपोर्ट गया हुआ था, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, अरे बाबा एलजी बाबा, एलजी बाबा बचा लो हमको, आप तो दुनिया को बचाते हैं, हमें भी बचा लो। मैंने कहा क्या हुआ, हुआ क्या, क्यों परेशान घूम रहे हो इतना? तो बोलते हैं कि हमारी एक छोटी समस्या है। हमने क्या समस्या है? तो बोले गुरुजी, हमने कहा सुनो, हम अंतर्यामी हैं, ज्यादा बकबक ना करो, हम सब जानते हैं तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें चाहिए नोबेल प्राइज और तुम अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हो कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स पे जो अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, और अगर तुमने उन्हें समझा दिया तो समझो कि तुम्हारा काम हो गया। तो अब तुम सोच रहे हो कि अच्छे बच्चे हिंदुस्तान में मिलेंगे कहां? वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में अच्छे बच्चे मिलेंगे। मैंने फिर भी कहा तुम अगर चाहो तो कोटा चले जाओ, लातूर चले जाओ, विजयवाड़ा चले जाओ, कहीं चले जाओ, यहां अपने ही बच्चे मिलने वाले हैं। अगर तुमने इन बच्चों को सेटिस्फाई कर दिया तो तुम्हारा काम हो गया। तो वो बोले कि एलसी बाबा, आपके स्टूडेंट्स में ऐसी क्या खास बात होती है? तो मैंने कहा जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे एलसी बाबा का स्टूडेंट कहते हैं। हल्के में मत लियो, अगर पढ़ा दिया तो तेरा काम हो गया, जा। चलिए वो लोग, अब वो सब जगह गए, लातूर भी आए। अब लातूर आए तो भैया उनके लिए एक बहुत बड़ा मैदान अरेंज किया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनसे कुछ कुछ तो पूछना चाहते थे। तो यहां पर एक मंच बनाया, यहां पर वीबीटी वाले आए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम समझाएंगे आपको। और बहुत सारे बच्चे आके वहां बैठ गए, भाई सब अच्छे बच्चे, सारे अच्छे बच्चे आके वहां बैठ गए। तो क्या हो रहा है कि वीबीटी वाले केमिकल बॉन्डिंग समझाएंगे, लातूर वाले तो वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग से परेशान। उन्होंने कहा भैया मजा आ जाएगा, अगर वीबीटी वालों तुमने हमें केमिकल बॉन्डिंग समझा दी तो हम तुम्हें एक ट्रॉफी देंगे, एक गोल्ड की ट्रॉफी। वो वीबीटी वाले खुश हो रहे, बहुत सही, तो मजा ही आ जाएगा। तो अब उन्होंने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा ये सीधे साधे बच्चे हैं, इन्हें कोई समझाने में दिक्कत नहीं आएगी, शुरू करते हैं। तो बोले कि हम जो है आपको CH4 के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, पहले हम आपको वो समझाएंगे। अगर आपको वो समझ में आ गई तो समझो कि हमारा काम पक्का। बोले चलो शुरू कर दो। तो बोले देखो CH4 के अंदर अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होता है कि 4 बॉन्ड बनेंगे CH4 के अंदर, ठीक है ना, 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई वीबीटी कहती है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो 4 बॉन्ड के लिए मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। यस और नो? ऑब्वियसली जो इनर मोस्ट होता है वो तो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग के अंदर, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर।
तो इसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कैसे आएगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बॉन्ड बनने 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी कहती है अगर कोवैलेंसी 4 है और आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अनपेड कर सकते हो। तो हम इसकी एक्साइटेड स्टेट बना देते हैं और ये हो गया। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ये है S, ये है PX, ये है PY और ये है PZ, है ना? कुछ ऐसे मान लेते हैं हम लोग। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? 4 हाइड्रोजन चाहिए आपको, 4 हाइड्रोजन चाहिए, आप 4 हाइड्रोजन लेकर आ भी गए, है ना? इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इनके पास, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब ओवरलैप करेंगे तो आपके पास एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड बनाएंगे। ये सुनो, पर याद रहे कि सल्फर H के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? S एंड S। तो अगर आप देखें ये बना क्या, अगर आप देखें ये बना क्या, तो ये कुछ ऐसा बन गया ना बच्चों। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो कार्बन ये रहा, अपने पास ये रहा हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का और एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, यहां पर ये हो गया। ठीक है, चूंकि ये कैसा है बच्चों? दिस इज S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल एंड S ऑर्बिटल, है ना? और कार्बन के पास क्या है? एक ऑर्बिटल है S, एक है P, दूसरा भी P है, तीसरा भी P है। तो अगर आप देखोगे तो एक बॉन्ड कैसा बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है अपना SS बॉन्ड, एक बन रहा है अपना कैसा? SP बॉन्ड, SP बॉन्ड और एक और SP बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं हमारे SP बॉन्ड और एक बॉन्ड बन रहा है हमारा SS बॉन्ड। मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर मैं आपसे कहूं कि SS बॉन्ड और SP बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों में N की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड स्ट्रांगर होगा। यस और नो? क्योंकि इसके अंदर P कैरेक्टर है, इसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है। दैट मींस इसके 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड कौन से वाले? जिसके अंदर की sp बॉन्डिंग हो रखी है और एक बॉन्ड जिसमें की ss बॉन्डिंग हो रखी है। कौन सी वाली ss बॉन्डिंग? ये वाली ss बॉन्डिंग, कार्बन s एंड हाइड्रोजन s ऑर्बिटल। और यहां पर 3 कौन से? s और p ऑर्बिटल, sp और sp ऑर्बिटल। तो तीनों की बॉन्ड, इन तीनों की तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग है और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, आके ना? तो उन्होंने कहा भाई ये होता है CH4 का असली डायग्राम और ये होती है CH4 की असली स्ट्रक्चर। तो लातूर वाले बोले बस इतना सा था क्या? अरे अपन को इतना ही समझ में नहीं आ रहा था क्या? बच्चे बहुत खुश हो गए, बोले तालियां। अब हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो ट्रॉफी लेके वीबीटी वालों को देने गए। वीबीटी वालों, तुमने CH4 समझा दिया, हमारे लड़कों को तुमने केमिकल बॉन्डिंग समझा दी, तुम इस ट्रॉफी के हकदार हो। तभी उधर से भैया ऐसे कैसे, ऐसे कैसे एक मराठा उठा भाई साहब वहां से, शिवाजी का नाम लेकर, बोला ट्रॉफी नीचे रख, नीचे रख ट्रॉफी। बुजुर्ग बोले अरे बेटा ऐसे बात नहीं करते, मेहमान लोगों से ऐसी बात नहीं करते, बच्चों बैठ जाओ। बोले मेहमान, आपने सुना नहीं है कि एक मूवी थी अपनी, एक अतिथि कब जाओगे, ये वैसे वाले मेहमान है, ये काम के मेहमान नहीं है, ये बना रहे पागल। बोले तुमको क्या प्रॉब्लम है, हमको ट्रॉफी मिल रही है। तो वीबीटी वाले बोले एक डाउट है, तुमको डाउट ही रहते हैं, तुमको दिन भर तुमको डाउट रहते हैं, कुछ करो अपना। अरे मैंने कहा पहले डाउट सुनो। तो बोला कि देखो तुम बोल रहे हो कि 3 बॉन्ड की एनर्जी अलग है, इस बॉन्ड की एनर्जी अलग है, लेकिन मेरे पास डेटा है कि इन चारों बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सेम होती है, इन चारों बॉन्ड को तोड़ने में सेम एनर्जी लगती है। पर तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग भैया एक बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी कम एनर्जी लगेगी, बाकी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये एक्सप्लेन करो कि इन चारों बॉन्ड को तोड़ने में सेम एनर्जी लगती है तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो भैया इनमें ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में और इनमें लगेगी कम एनर्जी। एक्सप्लेन करो। अब वीबीटी वाले एक दूसरे को ताक रहे हैं, ये क्या पूछ लिया इसने, हमने एक्सप्लेन करो। वीबीटी वाले बोले नहीं करेंगे। अरे करो, नहीं करेंगे। अरे काहे नहीं करोगे, आता ही नहीं है यार, कहां से कर दे भाई। अब बच्चे सब गुस्सा कि आपको पागल बना रहे तुम लोग क्या सुबह से।
और पत्थर लेके मारने के लिए दौड़ने लगे। बीबीटी वालों ने फोन लगाया, हेलो 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 पॉलिंग भैया बचा लो हमको बहुत मार रहे हैं लोग हमको। तो पॉलिंग बोला, अबे क्या हुआ, अबे काहे परेशान हो तुम लोग? अरे फंस गए हैं पॉलिंग भैया यहां आकर, हम सोच रहे थे हमको नोबेल प्राइज मिलेगा, नोबेल नहीं चप्पल मिल रही है हमको। तो वो बोला क्या हुआ क्या? अरे तनिक आओ तो सही तब तो बताएंगे। तो पॉलिंग जो है कॉन्फिडेंस से लबरेज 2 बाइक पे अजय देवगन की तरह से खड़ा होकर आ रहा है, एंट्री हो रही है उसकी। पॉलिंग कौन? जिसने केमिकल बॉन्डिंग समझाई बेसिकली, जिसने हाइब्रिडाइजेशन को इजाद किया था बेसिकली। अब वो आता है कि बोला बच्चों तुम्हारी दिक्कत क्या है ये बताओ मुझको, क्यों तुम परेशान कर रहे हो वीवीटी वालों को? तो उसने कहा डाउट है हमारा, ये बोल रहे हैं कि 3 बॉन्ड अलग बॉन्ड, 1 बॉन्ड अलग बॉन्ड, और हमने डेटा पढ़ा है कि भाई चारों बॉन्ड के लिए सेम एनर्जी लगती है, एक्सप्लेन करो। तो पॉलिंग कहता है ठीक है मैं करता हूं, एक स्टोरी समझाता हूं, तुम कहानी सुनो तुम लोग। तो बोले क्या कहानी है? बोले कि मान लो कि 4 दोस्त हैं, एक आदमी आया, उसके पास 20 रुपए थे, उसने सोचा कि जाते जाते इनको लड़कों को कुछ मैं रुपए दे जाऊं, तो वो इसको 6 रुपए दे गया, 6 रुपए इसको भी दे गया, 6 रुपए इसको दे गया, और जब इसके पास पहुंचा देखा कि केवल 2 रुपए बचे हैं, तो उन्होंने कहा भाई तू 2 रुपए रख ले। अब यार इसका तो चेहरा ही लटक गया यार, बोला यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तू 2 रुपए दे रहा मुझको। खैर वो चला गया। फिर आया पॉलिंग ने कहा भाई एक काम करो, तुम ये सारे के सारे 20 रुपए मुझे दे दो। अरे क्यों? अरे दो तो सही, मैं लेके भाग थोड़ी रहा हूं। फिर उसने क्या किया, पॉलिंग ने कहा कि 5 रुपए तुम रख लो, 5 रुपए तुम रख लो, 5 रुपए तुम रख लो, और तुम भी 5 रुपए रख लो। मतलब क्या हुआ कि इसका भी 1 रुपया, इसका भी 1 रुपया, इसका भी 1 रुपया लेके 3 रुपए इसको दे दिए, और चारों को जस्टिस दे दिया, चारों को सबको बराबर पैसे बांट दिए। तो ये तो खुश हो गया, ये थोड़े नाराज हो गए, यार हमारा 1 रुपया क्यों दे दिया यार? तो बोले देखो 1 रुपए में तुम्हें इतना अच्छा दोस्त भी तो मिल रहा है, ऐसा दोस्त नहीं मिलता यार, बात समझे बात को। तो इनको समझ भी आ गया, हाँ ठीक है। देखो बच्चों यही जो हुआ है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हेयर, एंड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना, सो एज टू गेट equal energy in each orbital is called hybridization. But this happens only when the difference in the energy is not too much. जब मैं कहना चाह रहा हूं, जब कुछ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, हो सकता है कि उनकी एनर्जी सेम ना हो, पर अगर उनकी एनर्जी डिफरेंस काफी कम है तो वो अपनी एनर्जीज को इंटरमिक्स कर सकते हैं, और जब ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो लेकिन याद रहे कि ये तभी संभव है जब एनर्जी डिफरेंस कम हो। अब ये मत कहना मुझसे कि सर जो है ऐसा है कि इनके पास है 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए, और इस दोस्त के पास कुछ भी नहीं है। अब पॉलिंग जाएगा, कहेगा भैया ऐसा करो तुम रख लो 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, और 2-2 करोड़ रुपए दे दो, और 2-2 करोड़ रुपए इसको सब दे दो, तो इसके पास भी हो जाएंगे 6 करोड़ रुपए। तो सबका हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्टिस हो गया। अब ऐसा नहीं करना बेटा, 2 करोड़ रुपए तो बहुत, देखो 1 रुपए की बात अलग थी बच्चों, लेकिन 2 करोड़ रुपए तो बहुत होते हैं। ये बोलेगा 2 करोड़ में तो 36 दोस्त आ जाएंगे, ऐसे नहीं चाहिए दोस्त ऐसा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एनर्जी का डिफरेंस कम हो तभी रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं है। बात समझ में आई बेटा मेरी? यस और नो? चलो तो बच्चों मैं लिख देता हूं, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इट इज इंटरमिक्सिंग, it is intermixing of orbitals having very less energy difference, very less energy difference। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम वापस चलते हैं इस क्वेश्चन पर। किसके क्वेश्चन पर? CH4 के क्वेश्चन पर। उससे पहले एक बात बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पूछे आपसे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग in intermixing।
मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्सिंग करी तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल्स ने अगर इंटरमिक्सिंग करी तो आपको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 4 ऑर्बिटल्स जो कि जिनमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज्यादा नहीं है, अगर उन्होंने इंटरमिक्सिंग करी तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। दैट मींस कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यू विल गेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरमिक्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो चलो अब पॉलिंग का काम शुरू होता है। पॉलिंग अब समझाएगा कि CH4 के अंदर जो चारों बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम कैसे होती है। ठीक है, तो कार्बन अगेन 1s2 2s2 एंड 2p2। अब देखो ग्राउंड स्टेट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर आएगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वो आएगा ऐसे 1 2 एंड दिस वन। लेकिन इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकते हैं हम लोग, और हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा आ गया। ठीक है, अब याद रखना कि यहां पर n की वैल्यू सेम है। जब n की वैल्यू सेम होती है ना बच्चों, तो एनर्जी का डिफरेंस जो होता है ऑर्बिटल्स के बीच में वो ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मींस अब ये चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग कर लेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। तो आपको कितने ऑर्बिटल्स है बच्चों, एक s और 3p, यस और नो, एक s और 3p ऑर्बिटल्स को हम इंटरमिक्स करा रहे हैं, और हमारे पास कितने हो गए, 4। तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे और हर एक का नाम होगा sp3 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 और sp3। क्यों कह रहे हैं इसको sp3? बिकॉज 1s एंड 3p से मिलकर बनाया हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस और नो, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, बराबर लेंथ है, बराबर साइज है और बराबर एनर्जी भी है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने sp3, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एक लोब बड़ा होगा और एक लोब छोटा होगा। ठीक है, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे स्पेस में कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। तो जब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं इस तरह से कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, तो वो बनता है टेट्राहेड्रन, है ना, कुछ कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, हर एक के अंदर क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम रख दे रहे हैं। ठीक है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया है। अब हम 4 हाइड्रोजन एटम को लेकर आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम को, 1 2 3 और 4। जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर जो ऑर्बिटल है कौन सा है, s s s और s। और हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रहने वाला है, वो जब ओवरलैप करेगा तो वो ऐसे ओवरलैप करेगा ना, ये s ऑर्बिटल इसका, और चूंकि हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के अंदर, तो वो इस तरह से पेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीज प्रिंसिपल। तो अब ये बन गया बॉन्ड। अब ये तो है s, ये s, ये s, ये s, लेकिन जो ये जो कार्बन का ऑर्बिटल था ये क्या था, इट वाज sp3, दिस वाज sp3, दिस वाज sp3, दिस वाज sp3। ऑल 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन वर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हर एक बॉन्ड कैसा हो रहा है, हर एक बॉन्ड हो रहा है कैसा बच्चों, s sp3 s sp3 s sp3 एंड s sp3। मतलब के सारे जो बॉन्ड हैं, ऑल बॉन्ड्स कौन से ऑर्बिटल से मिलकर बने हुए हैं, s और sp3, s कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड sp3 कमिंग फ्रॉम कार्बन, यस और नो। चूंकि अब सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक से ही ऑर्बिटल्स बने हैं तो उनकी जो एनर्जी होगी, उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी सेम होगी। तो अब बच्चे ने कहा कि पॉलिंग साहब आपको मान गए, वीबीटी वालों को हम ट्रॉफी नहीं देंगे, पर आप ट्रॉफी के हकदार हैं क्योंकि आपने हमको हाइब्रिडाइजेशन समझा दिया है। तो इस तरह से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत होती है। अब एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और आपको बातें बताते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो कैसे निकालते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे THO,
THO, total hybrid orbitals है ना, that is given by number of lone pair of electrons plus number of sigma bonds, plus number of sigma bonds. ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज, चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि THO टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, और उसके आधार पे हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा. देखो, अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 2, in that case hybridization will be sp. If there are 3, it will be sp2. Yes or no? 4, you will call it sp3. 3p, 1s, 2p, 1s, 3 हो गया. अगर 5 होते हैं तो क्या करेंगे, अब sp4 तो नहीं हो सकता, sp3, अब आएगा d. कोई पूछ ले आपसे कि इस sp3d में d होता कौन सा है, तो उसको बता देना जाकर कि इट इज लाइक dz². ओके, dz². ये dz² क्यों होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. 6 sp3d2, और इस d2 के अंदर कौन कौन से d ऑर्बिटल्स आएंगे, d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं ना, तो कौन कौन से आएंगे, इट विल बी dz², dx², y². ओके, एंड अगर 7 होता है तो बच्चों इट विल बी sp3d3, sp3d3, और इस बार जो d आएगा इट विल बी dz², dx², y² एंड dxy. देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, dz तो सब में ही है, उसके बाद इसमें आएगा dx², y², इस पे तो है ही है, और उसमें dxy भी आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इफ यू नो द टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं. ओके बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करिए. आई होप इसकी वजह से आपको जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का वो समझ में आया होगा, और हाउ द VBT प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय पॉलिंग, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू बच्चों.